ठीक पक्ष में आ जाइए। ठीक है, मैं उनका पक्ष लेती हूँ। ईरान पर तेहरान में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने अटैक किया है। दोनों ही तरफ से इस वक्त जंग चरम पर है। बीते दिन हाइफा, तेल अवीव, 3 बड़े शहरों पर ईरान ने जबरदस्त बमबारी की और आज ईरानी सेना का हेडक्वार्टर भी निशाना बनाया गया है, रेड क्रिसेंट भी, और इसी के साथ साथ जो नेशनल टीवी बिल्डिंग है उस पर भी हमला किया गया है। जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। टाइमलाइन आ गया है एक बार, और इसी को दिखाते हुए आपसे सैयद जमीर साहब अगला सवाल होगा, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अशोक सज्जनहार जी आपके पास भी मैं आऊंगी और वारिस पठान साहब आपके पास भी आऊंगी। लेकिन अब एक बार टाइमलाइन जरा दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस जंग में रेफरेंस पॉइंट ही भूल जाते हैं कि आखिर क्या हुआ था। लोग ये भूल गए कि पहलगांव में आतंकी हमला किया अगर पाकिस्तान ने, तब ये पूरा कांड शुरू हुआ था। ऐसे ही मत भूलिए प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर सैयद जमीर, आप मत भूलिए 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के लड़ाकों का इजराइल पर हमला होता है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह प्रॉक्सी वॉर कर रहा है ईरान, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, खुद ईरान भी इनकार नहीं कर पाता है। 8 अक्टूबर 2023 लेबनान के हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला होता है। मतलब जब आप किसी देश को इस तरह से घेरिएगा, 27 अक्टूबर उसके बाद से देखिए, 27 अक्टूबर इजराइल ने गाजा में जमीनी हमला शुरू किया। उसके बाद 27 अक्टूबर को हम फैक्ट्स बता रहे हैं, इजराइल ने भी गाजा में जिस तरह से हमला किया, अगर वो हमले इस तरह से हुए हैं तो वो फैक्ट्स भी रखने जरूरी हैं कि इजराइल ने उसके बाद से काउंटर अटैक शुरू किया। अब देखिए आप अगला जो तारीख जरूरी है इसमें जाननी, वो है 17 सितंबर 2024 की। हिजबुल्लाह के हजारों पेजर्स में ब्लास्ट होता है, माना गया इजराइल का इसके पीछे हाथ है। अब तो वो खुलकर इस वक्त तक तमाम जो आतंकी संगठन है उसके पीछे। 28 सितंबर जब इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह मारा गया, वो एक बड़ा चैप्टर इस पूरी लड़ाई में माना गया। इसके बाद जो अगला है वो है 16 अक्टूबर 2024 का। इजराइल ने हमास नेता सिनवार को मारा, और सिनवार के मारे जाने के बाद एक बड़ा चैप्टर चेंज आया। लेकिन उसके बाद से ईरान की भी एंट्री होनी थी, और उसके बाद से हमने देखा 13 जून को ईरान पर इजराइल का हमला होता है, ये कहते हुए कि वहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया जा रहा है। अब देखिए इसको भी कई देश डिनाई करते हैं, लेकिन वो खुद मानता है कि हम न्यूक्लियर साइट्स हैं हमारे, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट सिविल यूजेस के लिए कर रहे हैं, मतलब बिजली, अन्य चीजें जो न्यूक्लियर ऊर्जा से बनती हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ न्यूक्लियर जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो 7 से 3 से 10% के बीच का चाहिए होता है, लेकिन 60% से ज्यादा एनरिचमेंट हो चुका है। 90% हो जाने के बाद आप न्यूक्लियर फिशन कर सकते हैं, आप उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं। फिर 22 जून को देखिए यूएस का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला होता है, और उसके बाद से ये पूरा बवाल चल रहा है। अब प्रोफेसर सैयद जमीर साहब, मत भूलिए सर, मत भूलिए 7 अक्टूबर को जैसे पहलगाम ट्रिगर पॉइंट रहा आतंकी हमले का, जिसके बाद हमने पाकिस्तान पर हमला किया, वैसे ही 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख थी जब इजरायलियों पर जो अपना पर्व मना रहे थे उन पर हमला किया हमास ने, और वो ट्रिगर पॉइंट बना। जी अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 7 अक्टूबर से शुरू किया, लेकिन ये मुश्किल 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुई है। जो भी थोड़ा बहुत भी जानता है 1948 से शुरू करता है, 7 अक्टूबर से नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इजरायली न्यूज़पेपर है हारेट्ज न्यूज, अगर आप उसके अंदर जाके आर्टिकल पढ़ेंगे तो उन लोगों ने 7 अक्टूबर के बारे में रिसर्च प्रेजेंट की है कि 7 अक्टूबर में मरने वाले ज्यादातर लोग इजरायली हेलीकॉप्टर से मारे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अटैक नहीं हुआ, मैं अपना नहीं कह रहा हूं, हारेट्ज न्यूज। अंजना जी, आपके ओहो बोलने से सही गलत और गलत सही नहीं होता है। प्रोफेसर साहब, अशोक सज्जनहार जी, इससे कैसे डील करें? अरे सर प्लीज। अंजना जी, मेरी तो आपसे गुजारिश है, ये जो फेक न्यूज चलाते हैं ना उनको छोड़ दीजिए। एक न्यूज़पेपर ने कुछ लिख दिया और उसको आपने समझ लिया जो वो बाइबल की जुबान है, वो कुरान की जुबान है, उससे नहीं होता है। देखिए 9/11 का भी जो लोग कहते हैं, जो ये तो अमेरिका ने खुद करवाया था। पहलगाम का जो है वो पाकिस्तान बोलता है ये भारत ने खुद कराया है। आप ले आइए, एक अखबार ले आइए, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा, एक नहीं 10 मिल जाएंगे। परंतु देखिए, लेट्स नॉट गो अंजना इनटू दिस फेक न्यूज। आई थिंक यू स्पेंट इनफ टाइम ऑन दिस। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ये हमारे जो जनाब हैं, इन्होंने कहा जो ये किसको, इजराइल को 130-140 देशों ने
वो मुस्लिम करार दिया है। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीम में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट के वीडियो में देखा और सुना होगा, ईरान इजराइल को लेकर डिबेट चल रही है और जो भी युद्ध के हालात बने हुए हैं, जो भी दोनों तरफ से बमबारी की गई और उसमें अमेरिका के बीच में आना, फिर अब ये डर सता रहा है कि नाटो अगर आकर ईरान पर हमला कर देता है तो क्या होगा। इसको लेकर यहाँ पर डिबेट चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे ईरान अपने डिफेंस में चला रहा है कि इजराइल अपने डिफेंस में अटैक कर रहा है। ये सारी बातें यहाँ पे चल रही थी दोस्तों। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे जो हमास और इजराइल का और जो भी ईरान का युद्ध था उसको लेकर डिबेट चल रही थी। एक सेकंड प्रोफेसर जस्ट होल्ड इट, एक सेकंड। हाँ अतुल जी, 2 लाइन में पूरा कीजिए। हाँ, ये बेलफोर्ट समझौता जो हुआ था, उस समझौते के हिसाब से आक्रमणकारियों के विरोध में हम खड़े रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वही लाइन ली थी, नहीं तो अंशु जी अलग से शुरू हो जाएंगे। तो आक्रमणकारियों के विरोध में है हम, क्योंकि फिर हमको पीओके वापस लेना है, तो हमारा मॉरल स्टैंड वहां खड़ा हो जाएगा और पीओके हम वापस लेकर रहेंगे। जो प्रॉक्सी वॉर करता है एक देश पर, उसके खिलाफ हमारा क्या स्टैंड है? बिल्कुल खिलाफ। हमास का भी निषेध। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अंजना जी, हमास का भी निषेध सोनिया जी ने किया है। कोई भी प्रॉक्सी वॉर, एनी नॉन, सोनिया जी ने निषेध किया, अच्छी बात है सर, लेकिन हमास से डील कैसे करेगा इजराइल? इजराइल कैसे हमास से डील करेगा? अगर हमास को पनाह मिलती है फिलिस्तीन में, तो फिर इजराइल क्या करेगा? अपने लोगों को कैसे बचाएगा? सुनिए ना, इजराइल ने हमास के खिलाफ जो कार्रवाई की, हिजबुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाई की, उसका विरोध नहीं है, लेकिन क्या ये आपको अधिकार देता है बच्चों को मारना है जिनका कोई संबंध नहीं है? अगर अस्पताल के नीचे अगर सैन्य उनको ठिकाने हो तो क्या करेंगे अतुल जी? अंजना जी, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाहती हूँ। प्रोफेसर जोशी जी सर। महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है। अतुल जी, अभी राजनीतिक चीजों को इस बहस में ना लाएं तो बेहतर होगा, वरना मैं भी 1948 का समय उनको याद दिला सकती हूँ। वो नेहरू जी का भाषण सुना रहे थे बलूचिस्तान से पूरा डेलीगेशन। प्लीज अतुल जी, मुझे बोलने दीजिए, प्लीज लेट मी स्पीक प्लीज। आई डिड नॉट इंटरप्ट व्हेन यू वर स्पीकिंग। जब 1948 में बाबाए बलोच बिजेंजो भारत आए थे डेलीगेशन के साथ, बलूचिस्तान भारत का पार्ट होना चाहता था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें समय तक नहीं दिया। ये बात भारत के विदेश सचिव केपीएस मेनन ने बाद में स्पष्ट की थी, खुलासा किया था। यदि उस समय बिजेंजो और डेलीगेशन को समय दिया गया होता, बलूचिस्तान की बात को सुना गया होता। प्लीज अतुल जी, यू कैन नॉट डिफाई हिस्टोरिकल फैक्ट। तो आज नक्शा ही कुछ और होता, वो जो बाबर पीओके की बात कर रहे हैं। तो भैया आप ये भी देख लीजिए, 50 के दशक में, 60 के दशक में बार बार वल्लभ भाई पटेल बारी बारी से प्लीज नेहरू जी को कि वहां पर अतुल जी वेट फॉर योर टर्न सर। चाइना हमारी बॉर्डर पर अपनी एरिया। अतुल जी वेट फॉर योर टर्न, आवाज नीचे कीजिए। अतुल जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, रेज योर हैंड। नेहरू जी भारत चीन भाई भाई करते रहे उस समय, और फिर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। वल्लभ भाई पटेल बार बार वार्न करते रहे नेहरू जी को, लेकिन वहां पर बजाय अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के कोई रक्षा विशेषज्ञ जुड़े। तो अंजना जी, आप उनसे ये हिस्टोरिकल फैक्ट पूछ सकती हैं। वो भारत चीन भाई भाई के चिट्ठियां लिखते रहे और इसका कारण पूरे फिर देश ने भुगता। ठीक है, अब हम टॉपिक से बिल्कुल ही डाइग्रेस कर रहे हैं, वापस आते हैं टॉपिक पर। अतुल जी 2 लाइन में सिर्फ बोलिएगा, ये आप दोनों की निजी लड़ाई नहीं है प्लीज ना, उसको लेकर। उसके बाद वारिस भाई मैं तुरंत आ रही हूँ। नहीं, ये निजी लड़ाई तब हो जाती है अंजना जी, जब देश के हितों को अगर कोई चोट पहुंचाए किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, तो जरूर बात की जाएगी। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताने की बात नहीं है। इसको तोड़ मरोड़ कर देखिए। अभी बात सुन लीजिए, मैंने आप कर रही है, आप वैसा ही कर रही है। आप वैसा ही। भाखरानंगल डैम अगर खड़ा नहीं होता, भाखरानंगल डैम अगर खड़ा नहीं होता, इस देश में IIT एम्स, इस देश में IIT एम्स, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, इस देश में इसरो नहीं होता। तो ठीक है, ठीक है। चाइना पॉलिसी को एक साथ खड़े कर देना अलग चीज है। वारिस पठान साहब, ठीक है प्लीज अतुल जी। वारिस पठान जी जल्दी से आते हुए देखिए, सवाल ये है, जय फिलिस्तीन। अरे हम रक्षा सौदे इजराइल के साथ भी तो कर रहे हैं, राष्ट्रहित देखेंगे ना, भारत अपने ऑप्शंस खुले रखेगा ना, क्यों सीमा। तो ये डिबेट अंजना ओम काश्यप एंकर है, आज तक पे चल रहा था। आए हुए लोग ईरान से आए हुए हैं, प्रोफेसर और पुरोराज नाइक है और मोहम्मद फैज़ खान है, जिनको आप जानते ही हैं, देखते होंगे बहुत सारे टीवी पर। AIM के प्रवक्ता भी आए हुई हैं, जो कि वारिस पठान भी हैं, अब्दुल लोढ़े पाटिल साहब हैं, अंशु जोशी हैं। ये सारे लोग अपने पार्टी की तरफ से अपना बयान रखा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।